नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको चलो स्टूडियो दिखाइए सब आपके सामने मौजूद। जहां पर चलेंगे सबसे पहले बड़ी अपडेट आपको बताएंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 23वें दिन कहां से गुजरी है और राहुल गांधी का जनसैलाब देखकर बहुमत का आंकड़ा जितना चाहिए था उससे ज्यादा ही विधायकों ने समर्थन दे दिया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में राहुल गांधी 3 दिन का लेंगे ब्रेक और मोदी के सवालों का देने जा रहे हैं जवाब। बताएंगे दिल्ली में पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करने वाले हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के अंदर धांधली के मामले पर इंडिया गठबंधन को जबरदस्त समर्थन मिला है। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जमकर फटकार लगाई है। बताएंगे अफसर को क्या कहा है। दोस्तों इसी के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन ने आखिरकार विधानसभा से राज्य और देश की जनता को बड़ा मैसेज भेजा है। बताएंगे क्या कुछ कहा है दोस्तों उन्होंने। और ईडी के द्वारा अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। बताएंगे सरकार की कार्रवाई के बाद यह फैसला लिया गया है। दोस्तों इसी के साथ में परिवारवाद पर मोदी दे रहे थे भाषण। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी कि प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने बयान में फंस गए हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश परिवर्तन के लिए आगे की ओर बढ़ता जा रहा है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीते दिन झारखंड के रामगढ़ के अंदर महात्मा गांधी चौक से आगे की ओर बढ़ी और इसके बाद सुबह के ब्रेक के बाद राहुल गांधी ने सार्वजनिक सभा को रांची के शहीद मैदान में संबोधित किया है। इसके बाद यात्रा रात्रि विश्राम के लिए कचहरी ग्राउंड खूंटी झारखंड पहुंची है। यहां पर राहुल गांधी ने रात्रि विश्राम के बाद एक बार फिर से यात्रा को शुरू करने का फैसला लिया है। साथ साथ राहुल गांधी बोले, कहा प्रधानमंत्री इस बीच अक्सर कह रहे थे कि देश के अंदर सिर्फ 2 जातियां हैं, अमीर और गरीब, मगर आज संसद में उन्होंने खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बताया है। किसी को छोटा या किसी को बड़ा समझने की इस मानसिकता को बदलना जरूरी है। ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, बिना गिनती के उन्हें आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं दिलाया जा सकता। मोदी जी इधर उधर की इतनी बातें करते हो तो गिनती क्यों नहीं कराते? ये स्पष्ट सवाल प्रधानमंत्री मोदी से राहुल गांधी ने पूछा है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस पार्टी बड़ा फैसला लेने जा रही है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को 3 दिनों के लिए रोकने वाली है और राहुल गांधी दिल्ली पहुंचेंगे जहां पर संसद के कार्रवाई में हिस्सा लेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के एक दावे की पोल खोलेंगे। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी सही निर्णय ले रहे हैं, उनको जाना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी के दावों पर अपनी राय रखनी चाहिए तो लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बड़ी बातें की है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को लेकर सवाल खड़े किए हैं और अपनी सरकार की उपलब्धि के नाम पर कई सारे ऐसे दावे किए हैं जिसको झूठा साबित किया जा सकता है। देखते हैं राहुल गांधी के भाषण में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। दोस्तों इसी के साथ में हेमंत सोरेन जहां पर एक और झारखंड के विधानसभा पहुंचे तो दूसरी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गोड्डा जिला यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत दुबे के इलाके में जबरदस्त जनसैलाब उमड़ने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया गया। इसमें लिखा गया कि देख रहे हो, निशिकांत यानी भाजपा के नेता को कहा गया है कि देख लो किस तरीके का जनसैलाब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आ रही है। क्या आपको डर तो नहीं लग रहा है? कुल मिलाकर दोस्तों निशिकांत दुबे जो कांग्रेस पार्टी को लेकर बार बार सवाल खड़ा करते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के तौर पर कई बार अमर्यादित भाषण भी दे चुके हैं और ऐसे में उनके इलाके में इस तरीके का जनसैलाब उमड़ने के बाद पूछा जा रहा है कि देख रहे हो निशिकांत, आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में देश के सबसे महत्वपूर्ण चुनावों में से एक चंडीगढ़ के मेयर चुनाव से यह तय होने वाला था कि इंडिया गठबंधन देश के अंदर कैसे बीजेपी को शिकस्त देने वाली है। इसका एक एग्जाम्पल सेट होने वाला था, लेकिन लोकतंत्र की सारी मर्यादाओं को तार तार किया गया। 21 वोटों के साथ इंडिया गठबंधन के पास बहुमत था, जबकि मात्र 18 वोटों की जरूरत थी, लेकिन इसके बावजूद 8 वोटों को इंडिया गठबंधन की 8 वोटों को इनवैलिड घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि अब पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक बड़ी टिप्पणी की है। दोस्तों उन्होंने कहा कि अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को बता देना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की नजर उसके ऊपर है और हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस बयान को लेकर जबरदस्त तरीके से चंडीगढ़ के प्रशासक यानी चंडीगढ़ के ऑफिसर के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है। दोस्तों जिस तरीके से खुलेआम कैमरे पर दिखाई दे रहा है कि वो पेन का इस्तेमाल करते हुए कुछ लिखने का प्रयास कर रहे हैं और इसके बाद वोटों को इनवैलिड भी घोषित किया गया है। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जब ये मामला पहुंचा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मत पत्रों को विकृत कर दिया, उन पर मुकदमा चलना चाहिए। वो कैमरे की ओर देख रहे हैं। श्रीमान वकील, यह लोकतंत्र का मजाक है और लोकतंत्र की हत्या है। हम आश्चर्यचकित हैं, क्या एक रिटर्निंग ऑफिसर का व्यवहार इस तरीके का हो सकता है? जहां भी नीचे क्रॉस होता है उसे नहीं छूता और जहां भी ऊपर क्रॉस होता है उसको बदल देता है। कृपया रिटर्निंग ऑफिसर को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उस पर नजर बनाए रखे है। अब देखते हैं कोर्ट की ओर से क्या डिसीजन सामने आता है। दोस्तों यह बात तो पूरी तरीके से तय है कि ऑफिसर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। अगर प्रशासन की ओर से कोताही बरती जाएगी तो कोर्ट अपने तरीके से ही हो सकता है कोई बड़ा निर्णय ले ले। साथ साथ झारखंड में विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई के अंदर बहुमत साबित करने को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। तथाकथित गोदी मीडिया को लग रहा था कि स्थिति बदलने वाली है, भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी की सरकार बन जाएगी, लेकिन राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक बड़ा कारण रहा है कि विपक्ष को सरकार बनाए रखने के लिए 41 वोटों की जरूरत थी, लेकिन चंपई सोरेन के नेतृत्व में मेजोरिटी हासिल करने के लिए पहुंचे इंडिया गठबंधन को 47 वोट मिले हैं, यानी 6 अलग से वोट इंडिया गठबंधन के खाते में गए हैं। दोस्तों इसका सीधा मतलब यह है कि अन्य विधायकों ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देखते हुए ये समझ लिया है कि सत्ता विरोधी लहर नहीं चल रही है बल्कि सत्ता समर्थन में लहर चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार के समर्थन में जनता उमड़ कर आ रही है और हेमंत सोरेन को लेकर लोगों में सिंपैथी है और यही बड़ा कारण है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में इसका असर देखने को मिल रहा है। और अब वोटों की बात करें तो बीजेपी मात्र 29 वोट इकट्ठा कर पाई, बाकी 47 वोट इंडिया गठबंधन के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के समर्थन में
पड़ा है। 6 महीने तक उनकी सरकार को कोई नहीं गिरा सकता। यानी लोकसभा का चुनाव झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार के अंदर होने वाला है। साथ साथ राहुल गांधी बोले, कहा मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं जो करना है कर लो, हम HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन को अडानी का नाम नहीं लगने देंगे। ये देश की पूंजी है, ये किसी उद्योगपति की पूंजी नहीं है, ये फ्री का गिफ्ट अडानी को नहीं मिलेगा। साथ साथ हेमंत सोरेन के विधानसभा में दिए गए बयान पर राहुल गांधी बोले, कहा हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा में बहुत मार्मिक बात कही है। हम जंगल से बाहर आए, इनके बराबर बैठ गए तो इनके कपड़े मैले हो गए। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, पूरे आदिवासी समाज के संयुक्त पीड़ा है। प्रदेश में एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, यही बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। आज झारखंड ने पूरे देश को यह संदेश दिया है कि जनता की ताकत को डराकर झुकाया नहीं जा सका। ये गरीबों और आदिवासियों की एकता की जीत है। आप सभी को बधाई। राहुल गांधी ने मेजोरिटी साबित होने पर यह टिप्पणी की है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लेकर साथ साथ बिहार में जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। यह सवाल सुर्खियों में है। दरअसल जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबर है। बेटे को अच्छा मंत्रालय नहीं मिलने से वो नाराज है। मांझी ने कहा है कि उनको 2 मंत्रालय मिलने चाहिए क्योंकि इंडिया गठबंधन से उनको मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिला है। देखते हैं जनता दल यूनाइटेड क्या उनको 2 मंत्रालय देगी या फिर नाराजगी और ज्यादा बढ़ने वाली है। 12 तारीख को सारा डिसीजन होने वाला है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मिलकर बहुमत साबित कर पाएंगे या फिर जीतन राम मांझी खुद खेला करने वाले हैं। जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के अंदर लोकतंत्र में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी के नेता और सांसद गौरव गोगोई ने कह दिया कि जय शाह और एलजेपी पार्टी, अकाली दल और एनसीपी के बारे में आपकी क्या राय है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के बयान से ऐसा लगा कि उनको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मिल गया है। इसके बाद प्रधानमंत्री कहते हैं कि राजनीति में अगर एक पार्टी के 10-10 लोग भी आ जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी प्रधानमंत्री मोदी कुछ और सोचकर आए थे दोस्तों, लेकिन जवाब और कुछ देने लगे। यानी परिवारवाद में पहले बुराई ढूंढ रहे थे, अब कह रहे हैं कि 10-10 लोग अगर एक परिवार के राजनीति में आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या 10 लोग अगर एक ही परिवार के राजनीति करेंगे तो उसको परिवारवाद कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा। यानी ऐसा लगता है कि मानो भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद केवल विपक्ष के लिए है। यानी विपक्ष का अगर कोई नेता परिवार से जुड़ा हुआ है तो वो परिवारवाद है। भाजपा में आ जाने के बाद शायद वो परिवारवाद की परिभाषा बदल जाती है, क्योंकि बीजेपी ने ऐसे ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर RPN सिंह हो, जो परिवारवाद से जुड़े रहे। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लिए वो परिवारवाद नहीं है और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जिस परिवारवाद का विरोध कर रहे थे उसका ही समर्थन करने वाला बयान देने लगे। यानी शायद वो भी भूल गए कि वो क्या बोल रहे हैं। साथ साथ मराठाओं को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने के खिलाफ महाराष्ट्र में ओबीसी राजनीति गर्म हो गई है। छगन भुजबल ने शिंदे सरकार से इस्तीफे का दावा किया। इसके बाद इंडिया गठबंधन की पार्टी UBT के नेता संजय राउत ने इस्तीफे को प्रोपेगेंडा बताते हुए कहा कि छगन भुजबल और बीजेपी की मिली भगत है। बहरहाल भुजबल के बयान के बाद राज्य में ओबीसी बनाम मराठा राजनीति और तेज होने वाली है। मराठा आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने मराठा लोगों को ओबीसी कोटे से आरक्षण देने का फैसला लिया है। इसका विरोध करते हुए अपने आप को ओबीसी समाज का बड़ा नेता बताने की कोशिश कर रहे हैं छगन भुजबल, लेकिन उनके इस्तीफे पर अभी कोई क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आया है दोस्तों। यानी अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो उनको फोटो पूरी देश की जनता को दिखाना चाहिए और महाराष्ट्र सरकार से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। लेकिन सरकारी कार्यक्रम में नजर आ रहे हैं और लग नहीं रहा कि मंत्री पद छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है कि माने लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को ओबीसी नेता साबित करने के लिए और भाजपा सरकार से दुश्मनी भी मोल नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन की सरकार को विश्वास मत प्राप्त होने पर हार्दिक बधाई और उनकी सरकार को झारखंड के हर आदिवासी और निवासी के मान और सम्मान और कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने की शुभकामनाएं। अखिलेश यादव ने यह टिप्पणी की है। यानी हेमंत सोरेन सरकार जाने के बाद चंपई सोरेन सरकार बनने के बाद उन्होंने कमेंट किया है दोस्तों बहुमत साबित होने को लेकर अखिलेश यादव ने भी संतुष्टि जाहिर की है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी इस बार 175 का आंकड़ा छुएगी। 2019 की बात करें तो पुलवामा के अंदर अटैक हुआ था और इस पर किस तरीके की राजनीति देखने को मिली थी आप लोग जानते ही हैं। 2024 की बात करें तो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके कारण कई राज्यों के अंदर परिणाम बदल सकते हैं। पिछली बार की बात करें तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लगभग 19% वोट मिले थे, लगभग 11 करोड़ वोट मिले थे कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी को 22 करोड़ वोट मिले थे, लेकिन सीटों में काफी अंतर था। लेकिन इस बार जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे की ओर बढ़ती जा रही है, राहुल गांधी कहीं ना कहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में एक ऐसा डिबेट लेकर आ रहे हैं जो जनता से जुड़ा हुआ है, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो या फिर 5 न्याय की स्कीम हो। इससे कहीं ना कहीं बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ ईडी के अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी झारखंड में। इसके बाद अब ईडी ने दरवाजा खटखटाया है झारखंड हाईकोर्ट का। इतने दिनों तक क्या ईडी इस बात का इंतजार कर रही थी कि राज्य के अंदर हो सकता है सरकार बदल जाए, इंडिया गठबंधन की सरकार चली जाए और कोई और सरकार आ जाए तो उनको राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गठबंधन ने बहुमत साबित कर दिया है, तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हो गए ईडी के लोग। साथ साथ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। सोमवार को चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचारों में बच्चों और नाबालिग को शामिल न करने की हिदायत दी है। आयोग ने सख्त निर्देश जारी किया और कहा है कि आम चुनाव में प्रचार के पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए और पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं दिखने चाहिए। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनाव संबंधित कार्यों या चुनाव अभियान गतिविधि में बच्चों को शामिल करना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस गाइडलाइंस में किसी भी तरीके से बच्चों का राजनीतिक अभियान में शामिल करना, जिसमें कविता पाठ करना, गीत गाना, नारे या बच्चों के द्वारा बोले गए शब्द या फिर उनके द्वारा किसी भी राजनीतिक पार्टी या उम्मीदवार के प्रतीक चिन्हों का प्रदर्शन करना शामिल है। चुनाव आयोग इस संबंधित गतिविधि
गतिविधियों में बच्चों को शामिल करना बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके खिलाफ चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सख्त निर्देश जारी हो गए हैं। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कभी नेता रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर ईवीएम से चुनाव न कराए जाए और बैलेट पेपर से चुनाव करा लिए जाए तो प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी तो क्या गुजरात के वडनगर सीट से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अगर आप इस बात का समर्थन करते तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। अगर आप लोग की कोई और राय हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने राहुल गांधी की 2 तस्वीरें शेयर की है। इसमें राहुल गांधी कोयला लादकर ले जाने वाले व्यक्ति के साथ दिखाई दे रहे हैं और उसकी साइकिल चला रहे हैं। 2 तस्वीरें शेयर करते हुए पुण्य प्रसून वाजपेयी ने लिखा कि अच्छा है राहुल गांधी देश के सच को समझ रहे हैं। झारखंड के 20 लाख लोग जीवन यापन का सच ये है साइकिल पर 200-500 ग्राम का कोयला सवार किया जाता है जिसे 100 से 150 मीटर खींच कर ले जाते हैं। इसके एवज में 800 से 900 रुपए कमाते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों लोगों के तकलीफ को राहुल गांधी खुद से समझ रहे हैं और यही बड़ा कारण है कि आने वाले दिनों के अंदर जो राहुल गांधी भाषण देंगे तो उनके भाषण में स्पष्ट तौर पर लोगों का दर्द भी सुनाई देगा। साथ साथ दोस्तों 1 मार्च की शाम या 2 मार्च को बिहार विधानसभा भंग की जा सकती है। यदि 13 मार्च को बजट की जगह लेखा अनुदान आया तो 1 मार्च से पहले भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने मन बना लिया है। इस तरीके की थ्योरियां चल रही है। दावा किया जा रहा है कि जिस दिन 12 तारीख को मेजोरिटी साबित हो जाएगा नीतीश कुमार की सरकार को अगले 6 महीने तक कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो इस बीच वो अपने विधायकों की बैठक के बाद फैसला ले लेंगे और विधानसभा को भंग करा देंगे। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या नीतीश कुमार ऐसा करने वाले हैं, क्योंकि उनके बयान से यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो आगे क्या कदम उठाने वाले हैं। लेकिन एक बात जरूर तय है कि उनके मन में कुछ ऐसा है जो काफी चौंकाने वाला हो सकता है। साथ साथ सुप्रिया शिनेट बोली कहा प्रधानमंत्री बोल रहे हैं या नुक्कड़ सभा में छुटवैया नेता बोल रहा है, ये सवाल पूछा गया और स्पीकर महोदय गौरव गोगोई को तो एमपी के निलंबन पर ना बोलने का पाठ पढ़ा रहे थे। कह रहे थे कि राष्ट्रपति के अभिवादन पर बोलिए। अब मोदी जी कांग्रेस के खिलाफ जब जहर उगल रहे हैं तो सभापति महोदय ने मौन धारण कर दिया है। यानी दोस्तों एक और सभापति महोदय विपक्ष के लोगों से कह रहे थे कि आप केवल इस पर बोलिए कि राष्ट्रपति ने क्या कुछ बातें कही है, राष्ट्रपति के अभिवादन पर बोलिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तमाम टॉपिक पर बोल रहे हैं। यहाँ तक कि नेहरू जी को लेकर भी फिर से आलोचना की गई है। साथ साथ गोदी मीडिया के मुख्य चरण चुंबक चैनल टाइम्स नाउ भारत का हेमंत सोरेन ने किया सही से इलाज। लोगों ने वीडियो शेयर करते हुए ये बातें कही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि वीडियो में दिखाई दे रहा है कि हेमंत सोरेन माइक को दूर झटकते दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे कई बड़े कारण है। माना जा रहा है कि बार बार मीडिया की ओर से जैसे उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो उन्होंने भ्रष्टाचार किया हो और सबूत मीडिया में दिखाने के प्रयास जैसे किए जा रहे हैं, उनको भ्रष्टाचारी बताने का प्रयास किया जा रहा है। यही बड़ा कारण है कि उनकी नाराजगी और उन्होंने माइक को दूर झटक दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों साथ साथ सुशांत सिन्हा नाम के तथाकथित पत्रकार की ओर से चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव के दौरान अधिकारी की वीडियो सामने आने के बाद कई सारे जस्टिफिकेशन दिए जा रहे थे। इस पूरे मामले पर अब लोग कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से कमेंट आ गया है, अब तो माफी मांग लीजिए। साथ साथ दोस्तों गुजरात में हेट स्पीच देने वाले धर्मगुरु मुंबई से गिरफ्तार हुए हैं। समर्थकों ने थाना घेरा, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हिंदू संगठन की शिकायत के बाद गिरफ्तारी की गई है। इसके साथ में यूपी के उरई के अंदर ट्रैफिक सिपाही ने एबीवीपी के कार्यकर्ता की बाइक का चलान किया तो वो भड़क गया। इसके बाद एबीवीपी और ट्रैफिक सिपाही के बीच में धक्का मुक्की की तस्वीरें वीडियो भी देखने को मिल रही है। दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए इस संगठन के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी, वरना माना जाएगा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ साथ यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बजट पेश किया। इस दौरान प्रदेशवासियों को करीब 24,000 करोड़ की नई परियोजनाओं की सौगात देने का दावा किया गया। इस पर अखिलेश यादव की ओर से आरोप लगाया गया कि बीजेपी सरकार का यह बजट केवल 10% लोगों के लिए है, 90% लोगों के हाथ में मायूसी लगी है। इसके परिणाम स्वरूप गैर बराबरी और ज्यादा बढ़ेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की कोई बात समझ में न आने को लेकर भी इन्होंने 2 लाइन में दोहा पढ़ते हुए तंज कसा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर कई और टिप्पणी की है। उन्होंने कहा आगरा में लोग सीवर सड़क के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कानपुर देहात में शादी के कार्यक्रम से लौट रहे परिवार की आवारा पशु से मौत हो गई, लेकिन सरकार के बजट में बड़ी बड़ी बातें हैं। जमीनी स्तर की कोई भी बात, किसी भी बात का चर्चा नहीं किया गया है। साथ साथ राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के घर जाकर उनसे मुलाकात की है और तस्वीरें शेयर की गई। कांग्रेस पार्टी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि झारखंड ने तानाशाह के घमंड को तोड़ दिया। इंडिया गठबंधन की जीत हुई, जनता की जीत हुई। इंडिया गठबंधन की सरकार ने आज विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लिया है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, जय जोहार। वहीं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद महुआ माझी ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। जिस तरह से सभी विधायक एकजुट रहे, यह हेमंत सोरेन की सूझबूझ से ही संभव हो पाया है। कांग्रेस, आरजेडी और सभी ने मिलकर रणनीति बनाई और असंभव को संभव करके दिखाया है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद हुए वोटिंग में जबरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन को 47 वोट मिले हैं। दोस्तों साथ साथ तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के बिहार के अंदर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मजबूत फाइट दे सकती है। इस पर 58% लोगों ने कहा कि बिल्कुल मजबूती से लड़ाई लड़ेगी इंडिया गठबंधन इस बार बिहार के अंदर, और नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन को बड़ी चुनौती दी जाएगी। और ये अच्छी खबर है इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि एक तरीके का परसेप्शन जनता में बना है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ बीजेपी और किसी भी गठबंधन को काउंटर किया जा सकता है। साथ साथ केरल राज्य अपने ही गलत प्रबंधन की वजह से लगातार कर्ज में फंसता जा रहा है। केंद्र ने कहा कि केरल सबसे बीमारू राज्य है। सुप्रीम कोर्ट में केरल राज्य की याचिका पर जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने कहा कि केरल सरकार ने आरोप लगाया था कि राज्य के वित्तीय व्यवस्था में हस्तक्षेप करके केंद्र सरकार उसे गंभीर नुकसान की ओर धकेल रहा है, लेकिन उनकी पॉलिसी के कारण राज्य बीमारू राज्य बनता जा रहा है। ये
बीजेपी की केंद्र सरकार ने दावा किया है। साथ अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर विपक्षी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के विधायकों ने तख्तियां लेकर बाय बाय जगन के नारे लगाए हैं। सोमवार को बजट सत्र के शुरू होते ही जोरदार प्रदर्शन किया गया है। हाथों में बैनर और तख्तियां लिए टीडीपी के विधायकों ने मार्च निकाला है। नारे लगाने वाले विधायकों का नेतृत्व टीडीपी के राज्य इकाई के अध्यक्ष किजरापू अचेन नायडू ने किया है। तख्तियों पर लिखा हुआ है कि विशेष राज्य का दर्जा कहां है, क्या आपने पोलावरम पूरा कर लिया है, कडप्पा स्टील प्लांट कहां है, ये सवाल भी पूछे गए हैं और राजनीतिक नारे भी लगाए गए हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के द्वारा शनिवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में न्याय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एकजुटता की अपील की थी। इसके बाद दिल्ली में कई सारे कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। साथ साथ गठबंधन सरकार ने 81 सदस्यीय विधानसभा में 47 सदस्यों के समर्थन से बहुमत हासिल किया। लोकसभा में जनता मालिक है, कहां किसकी सरकार बनेगी ये षड्यंत्रों से नहीं बल्कि जनादेश से तय किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने झारखंड के घटनाक्रम को लेकर ये बातें कही है। साथ साथ केंद्र ने कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड से जुड़े वित्तीय लेन देन के संबंध में केरल के मुख्यमंत्री की बेटी वीणा विजयन के स्वामित्व वाले आईटी फर्म के खिलाफ अपनी जांच शुरू कर दी है। वीणा की कंपनी के वित्तीय लेन देन की जांच कर रहे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत एक वैधानिक एजेंसी गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय के अधिकारियों ने सोमवार को सुबह अलुवा में कोचिंग मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड कार्यालय का दौरा किया है। यानी आने वाले दिनों के अंदर एक बार फिर से केरल के अंदर केंद्रीय जांच एजेंसियां दिखाई देने वाली है। दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा दायर किए गए अदालत की अवमानना के मामले में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार को मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा दी गई 15 दिनों के साधारण कारावास की सजा पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कुमार की याचिका पर नोटिस जारी किया है। साथ साथ दोस्तों, ज्ञानवापी मामले पर भड़के मौलाना तौकीर रजा बोले बाबरी का सबर अब और ज्यादा नहीं होगा। कुल मिलाकर दोस्तों, इस तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं और इसके काउंटर में भी अलग अलग तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। एक तरीके से देश में फिर मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू की जा रही है। साथ साथ जो सरकार 370 हटा सकी है वो नागरिकता संशोधन कानून भी लागू कर सकती है। मोदी है तो मुमकिन है। यानी बीजेपी के पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करने के लिए आए थे। इसके बाद वो दावा कर रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून को जल्द लागू किया जाएगा। अमित शाह ने उनको मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया। इसका सीधा मतलब यह है कि बीजेपी बंगाल को लेकर कोई बड़ी रणनीति की तैयारी कर रही है। सबसे बड़ा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ही है, क्या उसे लागू किया जाएगा, जैसा कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और सांसद शांतनु कुमार ने दावा किया था। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। दोस्तों, साथ साथ उच्चतम न्यायालय ने अहमदाबाद की एक अदालत में लंबित आपराधिक मामले को राज्य से बाहर किसी दूसरी जगह स्थानांतरित करने के राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की याचिका पर सोमवार को आदेश को सुरक्षित रख लिया है। तेजस्वी ने कथित तौर पर केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं वाली टिप्पणी पर कोर्ट में अनुरोध किया था कि इस मामले को राज्य के बाहर ट्रांसफर किया जाए, लेकिन अभी तक कोर्ट की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। मामले को रिजर्व रखा गया है। देखते हैं कोर्ट क्या निर्णय लेती है। साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी जी, हम कभी आपके दुश्मन नहीं थे, हम हमेशा आपके साथ थे। आज भी शिवसेना आपके साथ में है। हमने पिछली बार अपने गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार किया था, आपने हमें खुद से दूर कर दिया। उद्धव ठाकरे सिंधु दुर्ग के अंदर 4 फरवरी को एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। ठाकरे ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार महाराष्ट्र के दौरा कर रहे हैं, वे जब भी यहाँ आते हैं कुछ न कुछ गुजरात ले जाते हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हमारी बात मन की बात नहीं, दिल की बात है। हमारे मन में अंधेरा हो सकता है पर दिल में नहीं। मैं केवल तानाशाहों और झूठों के खिलाफ हूँ। कुल मिलाकर दोस्तों, जो बयान उद्धव ठाकरे दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि रणनीति के तहत एक बयान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी पर डायरेक्ट अटैक करने से बेहतर पॉलिसी पर निशाने साधे जा रहे हैं। साथ साथ लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सोमवार 5 फरवरी को राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। इसको तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने सराहा है। दोस्तों, साथ साथ महाराष्ट्र में 5 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। मुंबई उत्तर, धुले, नांदेड़, भिवंडी और छत्रपति संभाजी नगर की सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने के मूड में है पार्टी। देखते हैं औपचारिक ऐलान में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। जो भी अपडेट आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। साथ साथ पूर्व मंत्री मथेश सोनकर पर जानलेवा हमला हुआ है। करणपुर चौराहे से सपा के नेता के काफिले पर हमला हुआ है। गाड़ी का शीशा तोड़ा गया, गालियां दी गई। इस पर समाजवादी पार्टी ने पोस्ट करते हुए लिखा कि पीडीए की आवाज दबाने के लिए नेताओं की आवाज दबाना चाहती है सरकार। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्री मथेश सोनकर जी पर सत्ता संरक्षित गुंडों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया है, जो निंदनीय है। भाजपा सरकार में दलित पिछड़ों पर नहीं थम रहा है, अत्याचार में शर्मनाक है। आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। देखते हैं क्या कार्रवाई की जाती है। साथ साथ दोस्तों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार पर उनकी आयु की ओर इशारा करते हुए परोक्ष रूप से कटाक्ष किया और आखिरी चुनाव की भावनात्मक अपील कर दी। एनसीपी के शरद पवार गुट के पलटवार करते हुए दावा किया गया कि ये टिप्पणी अमानवीय है और इसने राज्य के उप मुख्यमंत्री पर पार्टी संस्थापक शरद पवार की मृत्यु के लिए प्रार्थना करने का भी आरोप लगाया है। कुल मिलाकर दोस्तों, अजीत पवार ने पिछले साल जुलाई में एनसीपी में बगावत कर दी थी और इसके बाद बीजेपी के साथ सरकार में चले गए हैं। लेकिन उनको लग रहा है कि जब तक शरद पवार राजनीति में सक्रिय है तब तक एनसीपी के लोग शरद पवार से इतर किसी और नेता को नहीं देखेंगे। और शरद पवार अभी काफी एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि उनके सेहत में कोई दिक्कत है। आराम से आने वाले 5-6 सालों तक वो राजनीति सक्रिय तौर पर करने वाले हैं, बल्कि ज्यादा एक्टिव होकर कर रहे हैं जितना अजीत पवार नहीं करते
बात है उससे ज्यादा एक्टिव है शरद पवार, और यही बड़ा कारण है कि अब उनको डर सता रहा है कि लोकसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी को जनता सपोर्ट ना कर दे, और इसके लिए अब कह रहे हैं कि उनको सपोर्ट मत कीजिएगा, हमको सपोर्ट करिए। साथ साथ दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस पार्टी की एमएलसी के कविता को ईडी के समन पर सुप्रीम कोर्ट से फिर सुनवाई की मांग की गई है। दोस्तों पीठ ने मामले पर 16 फरवरी तक स्थगित करते हुए कहा है कि पिछले मामले में दिए गए आदेशों और रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए। कुल मिलाकर यह मामला तेलंगाना तक फैला हुआ है। तेलंगाना के बड़े नेता को इस पूरे मामले पर जवाब तलब किया गया है। दोस्तों देखते हैं उनकी ओर से आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या और याचिकाएं दाखिल की जाएगी या फिर स्वीकार किया जाएगा और ईडी के सामने जाकर बयान दर्ज करवाएंगे। जो भी खबर आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक और अभी वीडियो सामने आई है जिसमें चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन के अंदर जो अधिकारी है उसका एक और एंगल से वीडियो आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि वो गलत तरीके से वोटों का इनवैलिड घोषित कर रहे हैं। इसके बाद मामला काफी ज्यादा और भी आगे जाने वाला है। अगर आप भी मानते हैं कि तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे अधिकारी को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत